बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ इंतखाब हनीफ साहब हैं। आपने पहले प्रोग्राम में भी इंतखाब हनीफ साहब की गुफ्तगू सुनी थी। आज भी हम उनसे मुल्क की हालात के ऊपर और हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब इंतखाब हनीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाब हनीफ साहब, सेनेट का इलेक्शन हो गया। एक जो हम कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की तकमील की तरफ एक और कदम हम आगे चल पड़े। जी बिल्कुल। उसमें एक छोटा सा हिस्सा सेनेट के इलेक्शन का खैबर पख्तूनख्वा का एक रह गया। उसमें जो वजूहात हैं वो आपको पता है, जिस वजह से वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन जो इंतखाबात हुए उसमें 11 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, 6 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली, 1 सीट MQM को, और जो 1 सीट है वो सीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के मुश्तरका आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा ने हासिल की। ये जो नई जो इक्वेशन बन रही है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये क्या पोजीशन हुकूमत की, अपोजिशन की और जो जमातों के अंदर जो बन रही है उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जाएगी ये सारी? देखिए, ये जो आपने अपोजिशन का कहा है ना, अपोजिशन तो PTI है। जी जी बिल्कुल ऐसे। बाकी जो लोग हैं वो तो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, कोलिशन है इनकी। और जो इस वक्त 11 सीटें आपको पता ही है कि KPK में उसके इलेक्शन ही नहीं हुए। जी बिल्कुल। कि वो जो उन्होंने कहे थे कि ये इलेक्ट हो गए हैं, उनको ओथ नहीं उन्होंने लिया था। हाँ, KPK असम्बली जो स्पेशल सीट्स थी जो सीट्स थी, जी बिल्कुल, तो रिजर्व सीट्स जो थी, जी जी रिजर्व सीट्स। तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आपका हाउस कंप्लीट ही नहीं है, वो तो होएगा ना। तो इस वजह से वहाँ पे इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन्ड है। और वो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम अपने जो हमारा राइट है रिज़र्व सीटों का, हम वो लेंगे। और लेकिन उनका जो कहना है वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता मुझे, क्योंकि अब तक की जो कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल एंड नेशनल असम्बलीज़ है उसमें उन पे जो एतराज़ हैं उन पे अभी तक कोई रिलीफ उनको नहीं मिला, जो वो चाहते हैं वो रिलीफ नहीं मिला। हाँ ठीक है, क्योंकि जो दूसरी साइड पे है वो स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये कहा था कि हमने ये सुन्नी अलायंस को ज्वाइन किया है, तो सुन्नी अलायंस ने निकल के आया आगे कि उन्होंने कह दिया था कि हमारी कोई सीट ही नहीं है असम्बली में, हमने कोई रिजर्व सीट मांगनी नहीं है। और उनकी जो PTI है उसमें उन्होंने इंटरनल जो बातें हुई थी, वो जो पेशावर के वकील हैं जिनको बोलने से मना कर दिया गया है, हाँ, उन्होंने ये कहा था कि हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए था। इरफान मरवत की बात कर रहे हैं। जी, हाँ ठीक है, इसको ज्वाइन करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। हाँ, तो जो भी हुआ उन्हें उनकी जो पोजीशन थी वो वीक है। तो इसमें उन्हें रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता हम नहीं कहते, वो अदालतों में जाएंगे तो उन्हें जो उन्हें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो अदालत ने पहले फैसला किया ना, हाई कोर्ट ने कहा कि जी हमसे रिलीफ लें। उनके ख्याल में जो उनका अभी भी कोई जो कहते हैं कि हम लेंगे, लड़ाई तो नहीं करेंगे ना, वो लीगल बैटल ही होएगी ना। तो लीगल बैटल का उनके पास जो अवेलेबल फॉरम होएगा उसी पे जाएंगे। लेकिन ये देखें, एक लीगल प्रोसेस है ना कि जो जिसका नोटिफिकेशन हो जाता है उसको आप चैलेंज कर दें, लेकिन हल्फ लेने से तो नहीं रोक सकते। बस उन्होंने जो भी खराबी है, वो जो भी खराबी है उनके ख्याल में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनकी जो विकेट है वो वीक है। ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे 11 सीट्स हैं। अगर वो इस वक्त जो है वो डोमिनेंस है जो रूलिंग कोलिशन की है, बिल्कुल ठीक है। आपने ये देखा कल का इलेक्शन हुआ, आपने बता दिया कि किसके कितने वोट हैं। बिल्कुल। अब सिचुएशन टोटल ये है कि 85 सीट्स हैं वहाँ पे अभी और उसमें 59 जो हैं वो कोलिशन के पास हैं। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि डोमिनेंट वही है। बिल्कुल। अब इसमें जो है वो PPP लीड कर रही है 24 और PMLN 19 और जो PTI है उसके 20 हैं। अच्छा, आगे क्या है? अब PTI समझे कि उसके पास 20 हैं, ये 85 है उसमें से 20 उसके पास है। ठीक है। 65 जो है वो उनके पास हैं जो आपस में मिले हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने कम सीटें होने के बावजूद नेशनल असेंबली में उनकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट। कम तो नहीं कह सकते ना, अब कोलिशन बना के तो इंडिविजुअली कम है, इंडिविजुअली लेकिन मिलके उन्होंने बनाई हुई है। ज्यादा ना। अच्छा, आगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 हैं और MQM की और अवामी नेशनल पार्टी की 3 ईच हैं। बिल्कुल। इसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। जिसमें वो अनवारुल हक काकर साहब हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं।
और हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हाँ मोहसिन नकवी साहब हैं, हाँ और वाडा एक साहब हैं, और वाडा साहब हैं, जी जी बड़ा और साहब दूसरी मोहतरमा नसीमा खान है। नसीमा खान, ठीक है। ये सीटें भी रूलिंग कोलिशन के पास उनके हैं। उनकी हैं बिल्कुल। अब सही सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके हक में लीगल फैसला आ जाता है कि ये रिजर्व सीट्स उनकी हैं, तो 11 सीट्स हैं केपीके में, तो 11 और 21 मिला के बनेंगे 31, तो फिर भी उनकी जो कोलिशन नहीं गवर्नमेंट वो है, अगर हाँ उनके अगर हक में आता है तो अगर हक में आ जाता है, हाँ, अगर ठीक हम है। ये कहें कि अगर उनके हक में फैसला हो जाता है, हाँ तो 11 की 11 सीटें जीत लेंगे वो। हाँ, हम्म तो फिर भी ये 31 हो जाएंगी। अब जो सिचुएशन ये है कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, ये पहले तो अलग-अलग थे, अब ये अलग-अलग पार्टी है, लेकिन अरेंजमेंट जो है उसके तहत अब ये एक ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये कहना अलायंस में है ना जी इस वक्त। अगर ये कहना कि इनमें फूट पड़ेगी और जो डोमिनेंट है 24 अलहदा हो जाएंगी, तो ये होना नहीं है। अब उन्होंने जो 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 सदर साहब हैं, उन्होंने इसाक डार साहब को कहा है कि वो उन्हीं को कहा है ना कि वो प्रिजाइड करे। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही इसका मतलब है कि उनको पता है कि हमारे हाथ में है। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होना है कि अब जो नेशनल असम्बली में जो लेजिस्लेशन करते हैं, अपर हाउस, उसको वैसे तो ये है कि अगर अरे ये 2/3 हो गई ना। देखें वो जिसके लिए कि आप 2/3 मेजॉरिटी जो हुकूमती इत्तेहाद आप उसको कह लें, उसकी या हमायतियों की पीपल्स पार्टी को मतलब ऑलरेडी कौमी असम्बली में हो गई, अब सेनेट में भी हो जाएगी इसके बाद। सेनेट में तो ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाँ। ज़्यादा वो डोमिनेंस हो जाएगी। ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि लेजिस्लेशन जो नीचे से होगी, हाँ वो अप्रूव हो जाएगी, और फिर अगर आइनी तरमीम किसी की ज़रूरत है तो उसमें भी कोई उसमें रुकावट भी नहीं आसानी होगी। पैदा हो जाएगी। अच्छा इसमें एक जी जी आप इसमें मैं ये कह रहा था कि ये जो सेनेटर्स हुए हैं, ये भी हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए जी जी कि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इस हाँ। वक्त गवर्नमेंट में हैं। जैसे ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं इसाक डार साहब, जी जी बिल्कुल। और ये एनर्जी, ये जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हाँ जो हाँ, जो फाइनेंस इस वक्त मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर मुसद्दक मलिक साहब हैं, मलिक बिल्कुल ठीक। और ये अनुषा रहमान है वुमेन सीट पे। ये पिछले दौर में आपको पता है ना कि IT की जी ये जी हेड बिल्कुल थी। हाँ हेड थी, और इस वक्त भी वो मेरा ख्याल मिनिस्टर उनको बनाया ताहिर गया। खलील संधू है हमारे हमारे अकलीतों के बड़े अच्छे लॉयर जी हैं, और बिल्कुल। बड़े वो उधर चले गए हैं, यहाँ पे मिनिस्टर थे, उधर चले गए। यहाँ पे ये जो लोग थे, ये मैं बता ही चुका हूँ कि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा हुआ है कि मिनिस्टर है, ये इम्पोर्टेंट है, और उसमें सेनेट में चले गए। अब ये स्ट्रॉन्ग लोग हैं तो मिनिस्टर बनाए गए जी ना, बिल्कुल तो ऐसे इनकी ही, प्रेजेंस जो इन द सेनेट जो है, वो मज़ीद कोलिशन को मजबूत बनाएगी। अच्छा एक और काम हुआ, वो ये हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो सुन्नी इत्तेहाद को जो ज्वाइन किया था आज़ाद अरकान ने, वो उन्होंने कहा जी कि कोई आप ज्वाइन नहीं कर सकते। उन्होंने जो रूलिंग दी है उसने ये कहा कि जी कि आप आज़ाद अरकान के तौर पर ही बैठे रहेंगे, आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं। तो इस फैसले का क्या असर हो सकता है और क्या समझते हैं कि इससे क्या होगा? ये फैसला जो है अभी अदालतों ये चैलेंज करेंगे। नहीं इसका असर क्या होगा फौरी तौर असर पर? ये होगा तो कि PTI जो है, जो पहले गेम थी, जो ये कहते थे कि इनका इलेक्शन सिंबल छीन ले, हाँ ठीक है, तो फिर वही नतीजा निकलेगा उसका। क्या अगर इसके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है तो दे आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो ये अपनी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते, किसी और को कर सकते हैं, या आज़ाद बैठे रहेंगे। नहीं अब तो वो वक्त भी गुजर गया ना, लेकिन उन्होंने अब तो वो आज़ाद ही रहेंगे। ये 3 दिन का टाइम होता है ना, आपने 3 दिन में ज्वाइन करना है। आज़ाद रहेंगे, वो तो आज़ाद रहेंगे एज ए पार्टी नहीं कर सकेंगे। हाँ लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो टैक्टिक्स कह लें, या ये कह लें कि जो असूल हैं, जो लॉज हैं, ये PTI के इस वक्त फेस कर रही है ना। अच्छा नहीं लेकिन मैं इस वक्त PTI फेस कर रही हाँ है। ठीक है। तो ये कोई पहली पार्टी थोड़ी है कि जो ये रुकावटें फेस कर रही है। ठीक है। पहले जो पार्टी थी उन पे हर एक पे आई थी, हर्डल आई थी। पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब की थी, जब वो उसको टॉपल किया गया था, तो उन पे हर्डल आई थी। फिर नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा आई हैं, और बेनज़ीर की जो 2 गवर्नमेंट थी उसमें भी आई हैं। आई बिल्कुल। तो ये तो हर्डल्स जो आप इस वक्त आपकी फील्डिंग है, जब फील्ड कर रहे हैं, तो हर्डल्स तो आपको आती हैं। फिर मैं यही आपको पिछली दफ़ा भी यही कहा था कि एकदम हर्डल्स आती हैं, फिर एकदम हर्डल्स ख़त्म हो जाते हैं। नहीं उसमें देखिए ना, इस वक्त जो फैसला किया गया, ये इनको दोबारा से अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी इनसे प्लेटफॉर्म छीन लिया गया। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कि इसका फ़ायदा किसको हो रहा है,
क्या फ़ायदा इसका? अगर उनको आज़ाद के तौर पे बैठे तो वही जी जी लोग तो वही हैं असम्बली के अंदर, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो प्लेटफॉर्म यूज़ करें या आज़ाद बैठ जाए, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क वैसे तो आपकी बात सही है, वो तो बैठे हुए हैं ना, वो डी सीट तो नहीं हुए, लेकिन अब ये है कि वो उसमें अगर वो उसमें से कोई लोग जो है वो से कि मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं नहीं, वो तो कर नहीं सकते ना इस वक्त, तो टाइम गुजर चुका है ना उसका। अच्छा, इसका एक मेरे ख्याल में, अगर मैं ये आपसे इस हवाले से थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि जब कोई कानून साजी होती है, जब आइन साजी होगी है, उस वक्त इन्होंने वोट कास्ट करना है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बतौर पार्टी किसी फैसले के पाबंद नहीं होंगे। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए असम्बली के अंदर इन आज़ाद अरकान का जो हैं इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, वो कोई एक इसका इम्कान तो मौजूद है, लेकिन ये इस पे ना मैं आपसे आप इस पे ये तसल्ली से इस पे बात कीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंतखाब हनीफ साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर ने एक फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था आज़ाद अरकान ने, जो पीटीआई के हमायती याफ्ता थे सारे ही तकरीबन, उन्होंने ज्वाइन किया था बतौर पार्टी एक ज्वाइन जो करनी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की असम्बली के अंदर कोई सीट नहीं है, उसी फैसले की बुनियाद पर, जो कि आपको पता है कि जो स्पेशल सीट्स के खुसूसी ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से जो फैसला हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि आप उसके मेंबर नहीं हैं, आप आज़ाद अरकान के तौर पर बैठे रहेंगे। और एक स्टेप और आगे चलते हुए उन्होंने उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर भी नामजद भी कर दिया कि जी चूँकि आज़ाद अरकान की ज़्यादा की हमायत उन्हीं को हासिल थी, तो उन्होंने वो कर दिया। मैं आपसे वक्फे पर जाने से पहले यही बात कर रहा था कि इस फैसले के क्या असरात, सियासी असरात क्या हो सकते हैं, असम्बली के अंदर क्या असरात हो सकते हैं, और आने वाली सियासत के ऊपर क्या आप देखते हैं कि किस तरह? देखिए, ये तो बात जाहिर है ना, जब आप एक पार्टी के मेंबर होते हैं तो आप पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो यहाँ पे अगर ये हो जाए तो हर एक की हैसियत जो है वो एक इंडिविजुअल मेंबर की है, तो वो अगर पार्टी का फैसला जो है कोई भी हो, लेजिस्लेशन पे हो, बजट पे हो, उस पर अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि उन पे वो जो कानून है कि अपनी लॉयल्टी चेंज करने वाला, वो लागू नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वही चीज़ सामने आ गई है। अब इस पर जो पीटीआई वाले क्या कहते हैं, कोई लीगल कोर्स अडॉप्ट करते हैं या क्या करते हैं, ये हमें नहीं पता। हम तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे कि कानूनी पोजीशन की हम बात कर सकते हैं कि मतलब जैसे मैं अर्ज करता अब ये स्पीकर साहब ने कहा है ना, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, उन्होंने रूलिंग दी है, रूलिंग दी है ना, अब वो उसको चैलेंज करते हैं या नहीं करते। क्या रूलिंग चैलेंज हो सकती है किसी अदालत में? अगर कोई भी हो तो, अगर हो सकती है तो, लेकिन फिलहाल उसकी इम्प्लीकेशंस यही है कि वो दे स्टैंड डिसइंटीग्रेटेड, आज़ाद अरकान के तौर पर आज़ाद अरकान का बैठे हुए हैं। और वो उनका जो किसी का अगर इंडिपेंडेंट का फैसला होगा कि हम पार्टी कहती है ये करना है, अगर वो फैसला करे तो उसे टर्न कोर्ट नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है, ये जो उनके जो वकील हैं पेशावर वाले, वो कह चुके हैं कि हमें ये फैसला सोच के करना चाहिए। अच्छा, इस पे ना एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो इस फैसले की खिलाफ बात की थी कि ये फैसला हमसे, वो कहते हैं गलती हो गई थी हमसे, लेकिन मसला ये है कि गलती उनसे हुई, इसको उसकी तस्हीह आप ये कह रहे हैं कि जी कि स्पीकर साहब कर रहे हैं। मामला ये है कि एक ख़बर और भी तो चल रही थी ना कई दिनों से कि जो मुख्तलिफ पीटीआई के अपनी तरफ से वो टॉप क़यादत से लेकर नीचे तक मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ तरह से बात की गई कि पीटीआई के मुख्तलिफ जगह पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। तो क्या अब कोई उस फॉरवर्ड ब्लॉक की राह हमवार नहीं हो जाती? इस तरह हो जाती है, और वो बन सकते हैं, पहले भी बने हैं ना, पहले पीएमएलएन में भी बने हैं, पीपल्स पार्टी में भी बने हैं। लेकिन उसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि आप पार्टी जब चेंज करते हैं तो फिर आप डी सीट हो जाते हैं। देखिए, ये जब आया था कि इनको उन्होंने पार्टी सिंबल जो था वो नहीं दिया था, बिकॉज आपके इलेक्शन, इसी वजह इलेक्शन नहीं सही करवाया ये, तो उस वक्त भी उसकी इम्प्लीकेशंस यही थी कि इनके जो मेंबर्स हैं वो असम्बली में चले जाएं, चाहे मेजॉरिटी पे आ जाए। सही है। तो उनका कोई पार्टी का बैनर ही नहीं, मास्ट हेड नहीं होगा, ये किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनकी हैसियत इंडिविजुअल होगी।
तो ये इनकी पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब 10 लोगों को, तो 15 लोगों को, ये आप जब आपकी कानून साजी होनी है, आइन साजी होनी है, आगे अच्छा, इम्कानात है अब इसका। उसमें ये ख्याल था, जो ओपिनियन आई थी हाँ। कि जो MP है, MNA आया है, वो उसको क्या गेन है अगर वो सिर्फ एक जैसे वहाँ पे स्टेशनरी रखी जाती है असेंबली में, वैसे ही एक्ट करें एज इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो उन्होंने भी ताकत के लिए आते हैं ना, तो ताकत के लिए वो उनके लिए राह खुली छोड़ दी है कि वो जिस मर्जी चाहे जिसको ज्वाइन कर लें, बैकडोर रास्ते रखें, हाँ, और अपने और मामला को सेट करें। आप पे जो है वो लॉयल्टी चेंज करने वाली लागू ही नहीं होगी। अच्छा, 63(1)(f अब आपने फरमाया है कि वो टाइम गुजर गया है, हाँ। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में तो हो सकता है ना, वोट किसी को डाल दें, हाँ, मतलब जिसको मर्जी आप वोट जिसको डालें। मर्जी वोट डाल दें। और अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, तो आप अगर PTI एग्री नहीं करती, तो उसमें से अगर मेंबर्स उसके हक में अगर वोट दे देंगे जो हुकूमत चाहती है, तो वो भी शायद उनके लिए खुला रास्ता होगा, उन पर कोई एक्शन नहीं हो सकेगा। तीसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो इत्तेहाद जिसे कहते हैं, वो तो PTI को इस वक्त ज़रूरत है ना, कि उसने अपनी जो स्ट्रगल करनी है इस वक्त जो करनी है, उनकी राइट स्ट्रगल है या लीगल स्ट्रगल है, जो भी करनी है, लेकिन वो है, उसके लिए उसे सपोर्ट चाहिए। स्ट्रीट में तो उनके लिए वो मना है कि स्ट्रीट पे नहीं जा सकते वो, तो असेंबली में है ना स्ट्रगल, तो उसके लिए उनको यूनिटी की ज़रूरत है। अब ये PTI वालों को ये उनका आगे है लाहे अमल देखने वाला कि वो जो ये उन पे एक्शन हुआ है स्पीकर वाला, उसको किस तरह हैंडल करते हैं। लेकिन वो असेंबली के अंदर भी आपको नज़र आता है कि 20-25 लोग होते हैं जो ये करते हैं, बाकी लोग पीछे बैठे रहते हैं, और वो उसमें पार्टिसिपेट उस ये तरह से। ह्यूमन नेचर ये है कि अकेला बंदा जो है हाँ। वो प्रोटेस्ट नहीं करता, वो सफ़र करता है। इसीलिए जो हम अदारे होते हैं, अंग्रेज़ के ज़माने में जो बने थे यहाँ पे, जहाँ पे लोग एम्प्लॉइज़ होते थे, तो वहाँ पे यूनियन बनती है, और यूनियन का जो वर्कर्स होते हैं उसको ये फ़ायदा होता है कि कलेक्टिव वॉइस बन जाती है। ठीक है ना, और उसमें ये नहीं होता, और वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भी होते हैं, अगर उनको निकाले तो लीगल कवर होता है, इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल जो लोग हैं, ये ह्यूमन साइकी है कि वो डर जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, अपने मफादात देखते हैं, लेकिन कलेक्टिव अगर फोर्स हो जाए तो वो कलेक्टिव फिर डिमांड बन जाती है। और इससे ये तो दूसरी एंगल ये है कि वो जो मालिक है उसको आसानी हो जाती है कि एक लीडर है, उससे वो बातचीत कर लेते हैं, तो नेगोशिएट कर लेते हैं। PTI का रिएक्शन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? कि देखिए ना, ये उसके सीधी सीधी बात है कि ये उनके मफाद के तो खिलाफ है ना। PTI अपने सर्वाइवल की गेम कर रही है, तो वो जाहिर है इसको इस पे कोई बात करेगी कि ये सही हुआ या नहीं कोई हुआ। इसमें एहतजाज में कुछ एहतजाज करेंगे वो, कोई जिस तरह से वो पहले भी उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो गुस्से में आकर इस्तीफे असल में बात ये है, जो असल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। कि इसमें PTI को फ़ायदा होना या नुकसान होना, एक चीज़ साबित है कि ये क्रिकेट की फील्ड नहीं है जिसमें आपको यॉर्कर आता है या आपको आप 6 मार सकते हैं। ये पॉलिटिक्स की बीट है। सही है। पॉलिटिक्स में वो जो उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, या ऐसा होगा और या ऐसा होएगा, उसमें जो माहिर हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। ठीक है। लीगल भी बड़ी स्मार्ट politics मूव्स में हो भी। रही हैं इसमें, आप ये समझते हैं? जी, बड़ी स्मार्ट ये समझदारी की मूवमेंट हो रही है। वो सारी ज़िंदगी इसमें रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है, क्या उनके पास लीगल एक्सपर्टीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेजिस्लेटिव भी बहुत ज़्यादा है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी है। अब देखिए ना, ये जो आहत चीमा साहब हैं, हाँ। ये उनको बना दिया, उधर मिनिस्टर बना दिया ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो क्या है, वो आपका जो ब्यूरोक्रेट है ना, बिल्कुल। जो आपको सपोर्ट है इंटेलेक्चुअल, वो उनके पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके पास तो कोई भी नहीं है ना। वह इनके पास तो वो जो आप नाम भी नहीं उनका जानते, 2 दफ़ा इनके पास नहीं है। पेशावर वाले वकील का है, उनके मरकजी रहनुमा है। नहीं, वो मुझे वो पसंद है जी, मुझे वो पसंद है। वो फॉरेन एजुकेटेड है, हाँ। वो नहीं, पढ़े लिखे आदमी मैं है। ये नहीं कह रहा, वो तो लायर हैं, इसमें लेकिन कोई शक कहने नहीं का है, मतलब ये है कि वो मुझे पसंद है। किसी को हो ना हो, हाँ। कोई हो सकता है आपके व्यूअर कहेंगे वो बात साफ करते हैं, वो साफ बात करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो पढ़े लिखे हैं, बाहर से लॉ पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फैसला साजी है वो उनकी नहीं चल रही। उनकी राय को तो उन्होंने बंद कर दिया है कहना। उनको कहा कि आप स्पोक्स पर्सन जो है किसी और को लगा दिया, उसको मना कर दिया आपने। आप ये देखें ना, चंद दिन पहले अगर हम देखते हैं तो अगर पब्लिक में उन्हें मना कर दिया है, हाँ। तो मीटिंग में कैसे उसको बोलने देंगे? यही बात जो है प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि जो फैसला है कलेक्टिव है। अब नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो भी एक खानदानी पार्टी है। ठीक है।
जो जरदारी साहब किया है उसमें जरदारी साहब डोमिनेंट है, लेकिन उनके पास सियाने बंदे हैं जो इस फील्ड के सियाने हैं, बिल्कुल वो उनकी बहुत गुफ्तगू सुनते हैं, राय लेते हैं और ना। नवाज शरीफ फैसला खुद करते हैं लेकिन राय भी लेते हैं वो। बिल्कुल सही तो है। यहाँ पे तो लगता ये है कि वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगे तो इस तरह की आपसे गलतियाँ होंगी। उसमें एक लीडर का फैसला कुछ होता है, दूसरे का कुछ होता है, तीसरे का कुछ होता है, और ये एक कन्फ्यूजन भी तो क्रिएट होती है ना इन चीज़ों से। इसी वजह से हुई है ना। हाँ। और कन्फ्यूजन जो कोई लोग कहते हैं कि कभी ये मॉडर्निटी का कर लेते हैं, कभी कह देते हैं कि मैं अरबों के साथ जाना है, कभी इंडोनेशिया के पास चले जाते हैं, कभी टर्की के पास चले गए थे। हाँ। ये है ना, ये बिल्कुल कहते ऐसा हैं हुआ, ना। बिल्कुल ऐसा हुआ। तो इससे अवाम कंफ्यूज है ना। हाँ लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आया उनकी अपनी पार्टी पे है। ठीक। अच्छा, इसमें मैं इस फैसले से, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, मुझे कुछ थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो हुकूमत बार बार, या हुकूमती इत्तेहाद उसमें शामिल बाकी जमातें भी, उसकी हमायत पे जो जमातें हैं वो भी, उनका कहना यह है कि हम इस्लाहात करने जा रहे हैं, चाहे वो आइनी इस्लाहात हों, चाहे वो अदालती इस्लाहात हों, या दीगर तमाम शोबों में। उसमें FBR के हवाले से भी बात हो रही है, और एक कुछ हमारे ऊपर आलमी इदारों का प्रेशर भी है कि इनमें इस्लाहात हमें करनी चाहिए। तो उसके लिए एक ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक हमायत की। उसमें एक फ़ेज़ तो जो इस फैसले से ये लगता है जैसे कि उन्होंने जो असम्बलियों के अंदर, सेनेट के अंदर वो हमायत हासिल कर ली है, और कोई हुकूमत एक बड़ी कानून साजी की तरफ जाने वाली है। हाँ जी, ये तो आपकी बात सही है। देखिए ना, ये जो बिजली के रेट है, पेट्रोल 291 का हो गया, ठीक है, और बिजली के रेट आए दूसरे तीसरे दिन 2-3 रुपए करके वो कर रहे हैं। अब पंखे चलने पे भी बिल बहुत ज़्यादा आएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो एनर्जी है, गैस के बिल आपको पता ही है कि अगर आप गैस जलाएं ना जलाएं, जो डोमेस्टिक हैं कंज्यूमर्स, उनको आप इतने पैसे 2-3 हज़ार रुपये देना है। पहले 100-200 रुपये होता था। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसका तो ये डोमेस्टिक यूसेज है ना, अब इसका कमर्शियल यूसेज है। उसकी जो आप अगर ये एनर्जी की हाई कॉस्ट देंगे तो चीज़ें महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी ना, ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी, आने जाने के खर्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब उन्होंने ये जो करना है काम, ये लोगों को तो पसंद नहीं है ना। बिल्कुल आपकी एक बात दूसरी ठीक है। बात, तीसरी चीज़ जो अभी आई है, इन्होंने जो रिटेलर्स, दुकानदारों को उन्होंने कहा नेट पे आ जाए, अभी वो आपको इंसेंटिव देंगे, तो वो टैक्स कोई देता नहीं है। ये सही बात है कि उन्हें देना चाहिए, लेकिन ये भी एक नापसंदीदगी की एक जगह है, ठीक है। तो अगर जो गवर्नमेंट है उसका एजेंडा ना हो कि हमने ये करना है, तो वो लोगों को खुश करेंगे ना। अभी तो अब खुश नहीं करेंगे, जी जी, तो उसके लिए उन्हें अंदर वो करेंगे और भी चीज़ें करेंगे। और जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की आप अमेंडमेंट कहते हैं, जो 18th अमेंडमेंट थी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें, 2-4 चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट होनी है। जी बिल्कुल। जैसे आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा कम हो गया था। फेडरल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो डिफेंस का है। जी जी, तो वो चीज़ें एडजस्ट होएंगी। मेरा इसके ऊपर तो सूबों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं NFC के हवाले से, तो लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जिस वजह से आपने कहा इस्लाहात के हवाले से आने वाली चीज़ें हैं, तो ये उम्मीद है कि ये जल्दी आ जाएंगी। लेकिन ये बात हमारी जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो नाज़रीन मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंतखाब हनीफ साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो कौमी सतह के मामलात की और सेनेट की, असम्बलियों के अंदर भी हुई बात। लेकिन एक मामला और है जो पंजाब में पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है। हमारे यहाँ पे एक हद के इज़्ज़त का कानून है, लेकिन उसको हम ये समझते बड़ा ढीला डाला सा है, और साल हर साल तक वो लटका रहता था। किसी की जिसकी मर्ज़ी हम पगड़ी उछाल दें। बाज़ का तो सच्ची खबरें भी होती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें उसको इस्तेमाल भी उसका गलत किया जाता था। फिर वो केस होता था तो उसका कभी फ़ैसला ही नहीं आया। कभी चंद एक केसेस को छोड़ के आए भी हैं फ़ैसले, लेकिन बहुत थोड़े से। उसके ऊपर वो टाइम बाउंड किया जा रहा है। वो कहते हैं कानून में तरमीम के लिए असम्बली से बिल पास करवाया जाएगा। आज मंजूरी पंजाब में ये हो गई है, पंजाब हुकूमत ने दी है कि उन्होंने कहा जी कि ये 180 दिन के अंदर अंदर इस फैसले को डिग्री बाकायदा इम्प्लीमेंट होगी, और उसके लिए कानून आएगा और अदालतें बाउंड होंगी उसकी कि जी इसको फ़ैसला करें। ये फ़ैसला आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आता है कि क्या इस पर कोई शफाफियत, मैं मुहतात होकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ,
कि जो एक तो है हमारे पास खबर है उसका सबूत है तो आप दें, लेकिन जिसका सबूत नहीं है, हवाई खबरें जिसको हम कहते हैं, और आप खुद बड़े इदारों में काम किया और क्रेडिबल इदारों में काम किया, वहाँ पे तो एक एक लफ्ज़ का एहतसाब होता था, हिसाब देना पड़ता था। लेकिन आजकल मीडिया के ऊपर जिसका जो जीता था करता है। क्या इसकी कानून की ज़रूरत थी यहाँ पे हमारे? ये कानून पहले से ही है, और ये कानून की लोग अदालतों में जाते नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जाते हैं ये उनको आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ जी। अदालतों में जाते नहीं है, और वहाँ पे अगर जाए तो वो उसमें एक उन्होंने शिक रखी हुई कि आप माफ़ी मांग लें, ठीक है, कहीं का उनसे गलती हो गई है, वहीं सेटल हो जाता था। उसकी वजह ये है कि जो जर्नलिज्म के असूल हैं और जर्नलिज्म के जो लॉ हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें रेप केसेस जो होते हैं दुनिया में, अमेरिका में भी होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, जैसे लोग समझते हैं कि फ्री सेक्स सोसाइटी है, वहाँ पे जाके अदालत ऐसा एक फोरम है जिसमें आप जो चाहे मर्जी बोलें, आपको कोई हद तक इज़्ज़त का दावा नहीं होता, ठीक है। तो हद तक इज़्ज़त में तो इल्ज़ाम लगा होता है ना। तो हमारे यहाँ जो इल्ज़ाम है वो ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो उसके कोई एविडेंस नहीं होता, ठीक है। तो अदालत में जब जाएंगे तो वो एविडेंस देना पड़ेगा, तो वो अपनी सफाई के लिए कुछ भी कह सकते हैं ना, अगर बचने के लिए कुछ भी कह देंगे वहाँ पे। तो नहीं, बगैर सबूत के आप देखें ना, पहले एक जो लीडर है उस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने ये किया, फिर बाद में वो बरी हो जाता है। तो वो अदालत में क्यों नहीं जाता कि मुझे इल्ज़ाम क्यों लगाया गया था, मुझे कहा गया था कि मैं इंडिया का एजेंट हूँ, मैं यहाँ पे मैंने करप्शन की है और ये किया, वो अदालत में जाए ना जाके। तो हमारे यहाँ ये जो लॉज बने हुए हैं, या मीडिया है, ये आया सारा इंग्लैंड के जरिए आया था ना, यहाँ पे इंग्लैंड में तो बड़ा सख्त कानून है। तो वहाँ पे तो इतने ज़्यादा हमारे अपने 2 चैनल्स को आपको पता वहाँ पे जुर्माने हुए। ये इमरान खान ने भी कहा था कि वहाँ पे इतना जुर्माना हो जाता है कि इंडिविजुअल तो दे ही नहीं सकता ना, अदारे बंद हो जाते हैं। और बंद हुए। अच्छा, वहाँ पे जो फ्रीडम, ये वहाँ से प्रिंसिपल आया है कि जहाँ पे फ्रीडम एक्सप्रेशन की आपको इजाज़त है, और उसकी जो लिमिट है वो 3 लॉ से कंट्रोल की जाती है। लिमिट उसको, फ्रीडम एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं किया जाता, रोकी जाती है। एक तो है कि आपने जो आपकी कौमी सालमियत के जो राज हैं उस पर नहीं देने आपने। दूसरा ये है कि अदालतें जो हैं, अदालतें वहाँ पे अपनी जो इज़्ज़त है वो उसकी खुद हिफाजत करती हैं, ठीक है। वो फैसले ऐसे नहीं करते कि लोग उन पर तनकीद करें। उनकी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो आपने नहीं करनी, किसी ने नहीं करनी, आपने भी नहीं करनी। लेकिन आम शहरी के ऊपर तो आप नहीं कर सकते ना बगैर सबूत के वहाँ पे। अभी अच्छा, जो तीसरी बात जो है वो हर एक के लिए है कि आपने सच देना है, लेकिन बगैर सबूत के नहीं देना, ठीक है। ये हर शहरी के लिए है। जी ठीक है। ये नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर की आप खबर दें तो आपको सबूत नहीं है तो आपको वो 2 मिलियन आपको वो पाउंड का जुर्माना कर दे। वो आप मेरे लिए भी कोई ऐसी खबर आए जिसके कोई सबूत नहीं है तो उस पर उनको जुर्माना होता है कि ये हर एक की प्रोटेक्शन हासिल है। तो यहाँ पे भी कानून है, लेकिन इसको एक तो डिले वजह है कि डिले हो जाती है, ये टाइम बाउंड किया जा रहा है ना, इसको डिले हो जाती है। दूसरा जो इसकी आदत ये ज़्यादा फैला है, जब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म आई है तो ज़्यादा फैला है ना उसमें, तो उसमें किसी को पूछते नहीं थे ना, तो उन्होंने रोका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब ये 90 आई एम ए विटनेस टू दैट, ये जो 2018 में और 17 में जो उस वक्त सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था प्रोपेगेंडा के लिए और डर्टी प्रोपेगेंडा के लिए, तो एक पीटीवी जो टीवी ड्रामों में आते हैं वो मुल्तान के हैं, उन्होंने कुछ शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ के मुतालिक कोई पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें हद तक ये सोशल मीडिया पे था, सोशल मीडिया पे उस वक्त कोई रूल नहीं थे और कोई अभी मशीनरी भी नहीं आई थी कि पता कर लें कि ये जो नामालूम बंदा है ये कौन है। अब हमारे पास सारा कुछ है, उन्होंने कानून में भी अमेंड किया है, सारा कुछ किया है, जो सोशल मीडिया रूल्स हैं, पैमरा के रूल्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी हैं। तो उस वक्त ये नहीं था, लेकिन जो हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा था कि ये जो है डेफमेशन का, हत्या की इज्जत का ये लॉ है। नहीं, लॉ तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है ना। देखिए बात ये है कि यहाँ पे आप मुझे याद करके बताएं, उनको नोटिस दे दिया था। हाँ। तो ये अगर वो उसमें टाइम लिमिट करते हैं तो आप और हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको परेशानी की बात है, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं हो रहा। ये उसकी वजह ये है
कि जो हमारी ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है, जिसे मदर ऑफ ऑल जर्नलिज्म कहते हैं, उसमें तो बेबुनियाद चीज़ा देना मना है यार। मना है ना, बिल्कुल ठीक है। लॉ के अलावा जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो कैनन ऑफ जर्नलिज्म अमेरिका से आए थे, उसी की रोशनी में पूरी दुनिया में जो फ्री वर्ल्ड है, फ्री वर्ल्ड जो कंट्रोल्ड वर्ल्ड है, उसकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको आज़ादी है हर चीज़ चीफ की। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा, ये आपको याद होगा, ये 2 दिन पहले उन्होंने ये बात कही कि जनाब यहाँ पे झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं, क्या उन सब लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये गोएबल्स बने हुए हैं, कि ये इस तरह के फ़िक्रे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। कुछ तो उसको रेगुलेट करने के लिए जी कुछ हकीकत भी है ना। हाँ, जो तबसरे किए जाते हैं वो तो जो जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं, मुआशरे ने जर्नलिज्म को बनाया है एज इंस्टीट्यूशन जो उनको रिप्रेजेंट करता है और उनको सच बताता है और डिसेंसी फैलाता है। हाँ। ये आप पूरी दुनिया का मीडिया का चेक सच के खिलाफ तो कोई नहीं प्रिंसिपल बोलता जो ना। है, लेकिन जब आप अगर आप इसकी लिमिट करेंगे तो इसका नुकसान किसको होएगा? आपको ही होएगा। इस वक्त जो मीडिया पे जो लोग बातें करते हैं, हाँ। इसी वजह से करते हैं ना। लोग जो तनकीद करते हैं, उन्होंने तो मीडिया बनाया था कि एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्हें इतला दे। यानी इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मैं जो समझा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म जो है ये टोटली फ्री नहीं है, ये अनफेटर्ड नहीं तो है। ये हुकूमत जो कर रही है, हाँ। ये जो टाइम बाउंड कर रही है इस सारे मामले को, जी, जी, वो जी। अच्छा फैसला उनका तो जो करते हैं गलत, उनको तो फेस करना चाहिए ना। करना चाहिए ना। हाँ। मतलब कि इसका आपने फैसला हो, केस आया, उसका फैसला करें या माफी मांगे। आपने भी जंग में काम किया है। जी बिल्कुल किया। मैंने डॉन और पाकिस्तान टाइम्स जी किया। बिल्कुल ठीक। जब मेरी एज के जब हम ग्रो अप कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो ताकतवर अखबार था वो जंग था। तो जंग में ऐसी चीजें होती थी, वहां पे तो एक एक लफ्ज का इत्तेसाब होता था। वहां पे अगर कोई हमसे गलती हो जाए, इंटरनल, मैं तो बाहर की बात फॉर नहीं कर रहा, दैट मैटर, इंटरनल अगर डॉन में स्पेलिंग की गलती हो जाए, बिल्कुल सही है, तो उसमें हम, आपको पता है वो माजरत हम चाहते थे, जी, हमसे गलती हो गई है, हाँ। 7 हो गई है, हाँ। तो हम आपसे माजरत चाहते हैं, आपने कहा रही। तो वो क्या था? वो ये था टू टेल द पीपल कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल एंड द लॉज एंड जो मोरेज हैं आपकी, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके ताबे होकर आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इंतखाब नहीं सब उम्मीद है। एक और इशू है, एक जी। मैं आपको बताऊं, जो वेस्ट है, फ्री वर्ल्ड है, जहाँ से हम फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, वहाँ पे ये एक इशू है कि जो पब्लिक फिगर्स है उनकी प्राइवेट लाइफ में प्रिवेसी जो है उसमें आप झांक सकते हैं कि नहीं। आपको पता है ना, जो लेडी डियाना का जो हुआ था, वो पापाराजी से और बाकी उनसे, फिर उनके ये जो किंग चार्ल्स हैं, उनके छोटे भाई की भी डिवोर्स हो गई, उनकी बीवी के दिया था। तो यहाँ पे भी ऐसी ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, तो उसमें आप जो हमारा मीडिया है, क्या उसे ये करना चाहिए? आप बताएं ना ज़रा, एक प्राइवेट किसी की जो है ये नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि जब उसका किसी एक्ट से आपके, मैं समझता हूँ कि जी के जो हमारे जो आम आवाम मुतासर होते हो, या उनके जो वसाइल हैं, जो सरकारी वसाइल हैं, उनका गलत इस्तेमाल होता हो, चाहे वो अपने ज़ाती घर में क्यों ना करो, एविडेंस तो वो एविडेंस के साथ हमें बात ये देना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, जी बिल्कुल, वो उस पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अब अगर उनका मिस यूज है कि घर में जो एक सेक्रेटरी है उसको 2 गाड़ियां अलाउड है, तो 10 गाड़ियां आप खबर दें ना, विद एविडेंस दें। विद एविडेंस दें, यही बात है, यही इसमें हो रहा है कि जी कि आप एविडेंस के साथ करें, तो उम्मीद है कि इससे मुझे तो उम्मीद है कि उससे शफाफियत आएगी। और दूसरा, एक जब आप इन टाइम फैसले करेंगे तो उससे एक खौफ, एक समझ लो अपने खुद, मुझे ये कहने दें कि हमें ये कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि इस लॉ को टारगेटेड इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ठीक है, अपने खिलाफ जो सच बोलते हैं उसको रोकने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अगर इसको बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो तो होना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जब सच आप बोल रहे हैं, आपके पास एविडेंस है, वो किसी के खिलाफ भी हो, उसको आप देना चाहिए। तो अगले हम जो टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंतखाब नहीं सब जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है, ये जो हालात कशीदा हुए हमास के हमलों के बाद से, और जो गज़ा के ऊपर जो वहाँ पे बर्बरियत, जुल्म और ज़्यादती
जो होनी शुरू हुई, वो पूरी दुनिया ने उसके ऊपर आपके पता है कि जी उसको मजम्मत भी की और इसराइल से मुतालबा भी किया कि इसको ख़त्म करें, इसको बंद करें, लेकिन आज के दिन तक वो जारी है। बल्कि ये अब तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे ये लड़ाई, ये जंग आगे फैल रही है। अभी ताज़ा तरीन वाक़या जो हुआ उसमें इसराइल ने ईरान के सफारत खाने के ऊपर हमला किया, वहाँ पे उनके अहम कुछ लोग मौजूद थे, उनकी वहाँ पे अमवात हुई और उसके ऊपर ईरान ने बड़ा सख्त रद्दअमल भी दिया और उसके साथ साथ चीन ने और रूस ने मजम्मत की है, बल्कि रूस की दरख्वास्त के ऊपर सलामती कौंसिल की एक मीटिंग भी बुलाई गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मशरिक़ वस्ता का जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है और क्या आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये अब फैल गया है ना, ये सीरियस हो गया मामला, ज़्यादा फैल गया है और पहले भी बहुत सीरियस था। हम क्यों कहेंगे वो पहले बहुत सीरियस नहीं था। अब देखें ना कोई 37, 38 अराउंड 36 वहाँ पे 1000 पीपल जिसमें बच्चे हैं जी बिल्कुल, तो उन्होंने अस्पताल मार दिए हैं, उड़ा दिए हैं सारे अस्पताल, उनको लेवल कर दिया। तो ये जुल्म और बर्बरियत जो है ये वहाँ पे जारी है। बिल्कुल अब जो ज़्यादा 2-3 दिनों में वाक़यात हुए हैं ना, उसमें अब जो वेस्ट है उसकी जो डबल फेस है वो भी सामने आ गया है। वो कैसे आया? अब देखें, ये जो हमास हैं जिन्होंने वहाँ पे वो जंग पहले शुरू की थी, रॉकेट मारे थे, वो कहते हैं कि ये शिया है, ठीक है। और उसके बाद जब से जंग जारी है, ये जो दमिश्क में मंडे को हुआ है जिसमें ईरान को बंदे कम हैं, 7 पीपल हैं जी जी, लेकिन उसमें उनके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आदमियों के अलावा देखिए सफारत खानों के ऊपर हमले कहाँ पे होते हैं? 2 जनरल हैं वहाँ पे, उनके ब्रिगेडियर जनरल्स हैं। हाँ। और वो उनके जो सफारत खाना है उससे मुत्तसिल एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे उन्होंने उसको टारगेट किया है, वो बिल्डिंग ख़त्म हो गई है। अब इन्होंने जो ये पहला हमला नहीं है ईरान के जो वहाँ पे इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, वो पहला हमला नहीं है। आपको पता है कि ईरान के जो एक रिटायर्ड जनरल थे उनको वहाँ पे टारगेट किलिंग किया गया हुई, बिल्कुल तो इराक में हुई थी। अब ये हुआ है जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वाक़या, वो आपने पहले ही फरमा दिया है कि उनका सफारत खाना है, उस पर हमला जो है इंटरनेशनल लॉ जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसके तहत ये जुर्म है। और पहली दफ़ा हुआ है ये, और पहला हमला नहीं है ईरान के लोगों पे और उनके इंस्टॉलेशंस पे, पहली दफ़ा लेकिन हुआ ये है कि जो उनके जो सुप्रीम लीडर है खमेनी साहब, उनके जो सदर साहब, उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे। पहली दफ़ा हुई ये नहीं, जब ये इराक में जब आपने जिक्र किया उस वक्त भी ये बात हुई थी नहीं, इस इसराइल के दरमियान में अब उन्होंने पहली दफ़ा ये कल कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। ठीक है, तो ये एक सीरियस चीज़ है, तो सामने आ गए हैं। क्या आपके ख्याल में आने वाले दिनों में क्या सामने आ गए हैं? अब ये जो अमेरिका, इन्होंने ये कहा है कि जो इसराइल है उसने ये पहले तो जवाब ही नहीं देते थे, वो कहते हैं कि हम किसी चीज़ पे जवाब नहीं देते हैं जो हमारा एक्शन होता है। लेकिन उनके एक बंदे ने ये कहा है कि ये जो लोग थे वहाँ पे, इन्होंने जो अमेरिका और जो इसराइल के जो वहाँ पे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और पीपल ऑफ इंटरेस्ट है उन पे हमले करवाए थे ये जो लोग थे। और ये जो 7 लोग थे ये अब मजीद प्लानिंग कर रहे थे, ये उन्होंने कहा है। अब वो ये एक वही पुराना फार्मूला जिसमें पाकिस्तान के अंदर आपको पता ड्रोन हमले होते रहे, अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हुए, जस्टिफाई करने की कोशिश की ना इसको। जो ईरान है, ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अमेरिका इसमें शामिल है, तो अमेरिका ने कहा कि हम शामिल नहीं हैं। हाँ, बल्कि अमेरिका ने तो ये बात कही, ईरान से भी कही कि जी कि आप जवाबी हमला ना कीजिएगा, उन्होंने ये कहा। हाँ, तो अब इनको जो सुपर पावर्स हैं, हाँ, उसमें जो जिनका वेट है वो उसमें रशिया और चाइना है जिन्होंने ये कहा कि गलत हो रहा है, ये लड़ाई फैल जाएगी। तो रशिया ने आपने अभी फरमा दिया कि उनको जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, अमेरिका ने इसको कंडेम नहीं किया। हाँ, नहीं किया। अच्छा, सिग्निफिकेंटली बरतानिया ने भी नहीं किया। आपको पता है कि जो उसका थिंक टैंक है अमेरिका का, वो बरतानिया है। जी बिल्कुल। अब इन्होंने वहाँ पे ये कल या परसों वो 7 लोग थे फूड चैरिटी वर्क के, जिसका नाम है वर्ल्ड सेंट्रल किचन, जिन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए वहाँ खाने का बंदोबस्त किया। इन्होंने वो मिसाइल मारा, वो मर गए। ठीक है, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने और इनके जो 7 मुल्क हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा नोटिस लिया। इसका नहीं लिया कि वहाँ पे फ़लस्तीनी बच्चे मरे हैं, वहाँ पे नस्लें तबाह हो गई हैं, पोग्राम उसे कहते हैं,
एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं, सफ़ा हरसी से मिटा देने वाली बातें हैं। तो वहाँ पे वो नहीं बोले, ईरान के इशू पे नहीं बोले। यहाँ पे उन्होंने कल इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, आज इसराइल ने कल माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा वी आर सॉरी, इनके बरतानिया के जो ये जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन के ऊपर हमला करने पे, उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके ऊपर माफ़ी मांग ली। है। ठीक है। अच्छा, लेकिन बात ये है कि ये जो मामला जिस तरफ मैंने आपसे पूछा भी कि ये जब ये हमला हुआ सफारत खाने के ऊपर, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया चाइना का, रशिया का, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का हाल हो गई, ये क्या कोई खदशा तो नहीं है कि ये अभी कोई इस जंग में कोई बड़ी ताकतें अब डायरेक्टली भी शामिल हो सकती हैं? अल्लाह ना करे कि ये जो ज़्यादा हो इसमें वाक़या, क्योंकि उसमें जो ग्राउंड में लोग हैं ना, जो वहाँ पे जिन पे इसराइल है और अरब्स हैं, मुसलमान हैं, तो अगर जंग वहाँ पे होएगी तो वो खित्ते में लोग तबाही बहुत ज़्यादा होएगी। ठीक है। अब इसके पीछे जो शाम है, शाम के पीछे आपको पता है कि वो रशिया आ गया था शाम में। तो वहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट के लोग हैं, अब वहाँ पे जो एक कॉन्सर्ट में हमला हुआ है, 100 से ज़्यादा बंदे मर गए हैं। तो ये कहते हैं कि वो जो वहाँ पे लोग थे इस्लामिक स्टेट के, रशिया ने शाम की सपोर्ट करके उनको अपने ख़िलाफ़ कर लिया, और अब वो इसमें अफ़गानिस्तान में इकट्ठे हो गए हैं और वहाँ से उन्होंने अपना बदला लिया है। बिल्कुल। तो ये बातें तो हैं ना, अब जो डायरेक्ट लड़ाई भी है, इनडायरेक्ट लड़ाई भी है। तो ये जो हमें तो दुआ करनी चाहिए कि ये मामला जो हैं वो आगे ना बढ़े। कैसे आप क्या सेटल कैसे होगा ये मामला? देखिए, रशिया तो ये इंसाफ से होगा। रशिया की बात मैंने आपसे ये कभी भी खत्म नहीं होगा वाकया कि ये गजा को खाली करने के मूड में तो नहीं नजर आता कि इसराइल इस वक्त ये जब तक इंसानियत डोमिनेट नहीं करेगी तो कैसे करेगी डोमिनेट? जो करवा रहे हैं उन्हीं से चाहिए ना कि वो इंसाफ की बातें करें। वो तो लड़ाई हल नहीं है। लड़ाई जो है, ये जो आपको पता है ना कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो यूरोपियन नेशंस ने लड़ी थी। उनकी तबाही की वजह से वो आपस में नहीं लड़ती। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की अगर आपके ज़हन में बात है ना, तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। इसराइल को इस तरह के इक़दाम से कैसे रोका जा सकता है? वो अमेरिका रोक सकता है ना, और जो दुनिया, जो फ्री वर्ल्ड है, वो उस पर प्रेशराइज करे। वो तो इसराइल के रवैये से तो यूं फील होता है कि जैसे वो डोमिनेट करता है अमेरिका को, अमेरिका उसको जवाब दिया। नहीं तो वो सपोर्ट भी तो उन्हीं की हासिल है ना। सपोर्ट उन्हीं की। अभी ताज़ा तरीन जो कल बात आ रही थी उसमें शायद वो इस पे गौर हो रहा है कि जो उनको असला और दिया जाए। जी। और तो उनकी बेस तो वही है ना, जो इकोनॉमिक सपोर्ट एंड मिलिट्री, जो उनकी जो मिलिट्री जो मशीनरी है, या वो उसकी जो इंतज़ामी मशीनरी है, वहाँ पर हुक्मरान जो लोग हैं उनमें इतना डोमिनेट करते हैं कि उनके फैसले, जाहिर है आपको पता ही है ना, डोमिनेट। मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो वेस्ट की सपोर्ट जो है, हमदर्दी जो है, उनके साथ है। अगर वो दिली हमदर्दी भी आप कह दे दो। अब दूसरी साइड में जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो नेशंस हैं, वो आपको पता है टेक्नोलॉजिकली वो वीक हैं। असला का जो उनको प्रॉब्लम है। वो दूसरा मिडल ईस्ट में जो मुल्क हैं, वो अपने आप को इकोनॉमिकली रिविजिट कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हम इकोनॉमिकली इस तरफ तो जो दे, लड़ाई झगड़े ना करें। तो अगर ये जो ईरान है, ईरान के पास है लड़ने की कुछ ताकत है, पाकिस्तान के पास है, तो वो तबाही है ना। फिर अगर लड़ाई शुरू हो जाएगी, ज़्यादा असला इस्तेमाल हो जाएगा, तो तबाही है ये। तो हम तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि, लेकिन इसमें एक बात ये भी तो है ना कि आप तबाही के डर से, आप मरने के डर से, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जी कि हम किसी दूसरे के जुल्म को, उसका हाथ ना रोकें। ये उन्हें सोचना चाहिए। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आप कह रहे हैं ना, अगर ये लीडिंग क्वेश्चन है, तो जिसे शायद मैं अवॉइड कर रहा था डायरेक्ट बात करने की, क्योंकि मैं, जाहिर है हम इंसानियत की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। जब शेर आपका पीछा करता जाए, दीवार आ जाए, तो यू टर्न टू द टाइगर। जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो नौबत अभी नहीं आई? वो आ जाएगी ना, जब आप बाज नहीं आएंगे, हर तरफ तबाही फैलाते जाएंगे। जब मौत ही सारी तरफ होएगी, तो मौत का डर खत्म हो जाता है। आपको पता है रोमांस विद डेथ क्या है? ये इनके बारे में कहा जाता है ना, पैलेस्टीनियंस बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, आगे टैंक होता है, वो गुलेल से पत्थर मारते हैं। वो क्या है? उन्हें पता है कि ये मर जाएंगे, लेकिन वो रोमांस विद डेथ है। कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था। तो वो, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन है ना। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये नौबत ना आए, और ये जुल्म करने वालों को और जुल्म का साथ देने वालों को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये लोग अपने डोमिनेंस के लिए करना चाहते हैं, तो डोमिनेंस दुनिया रहेगी तो होगी ना। जी बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन, आपने इंतखाब हनीफ साहब की बातें सुनी।
ये बड़ी फ़िक्र अंगेज़ हैं और दुनिया को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जी हर शख्स को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है दुनिया के अंदर होने वाले जुल्म को, और मज़लूम का साथ देना चाहिए और किस तरह से दें ये हमने खुद फ़ैसला करना है। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।